हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपने थंबनेल में पढ़ रहे हैं, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2021 के बारे में। अकाउंटेंट की निगाह से क्या क्या हाईलाइट्स एक पता होनी चाहिए आप लोगों को, अकाउंटेंट को। यहाँ पर हम जो आज की वीडियो में बात करेंगे, कोई सेक्शन या किसी भी सेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपली एक अकाउंटेंट को इस बजट में से क्या चीज़ें उठानी चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को कवर करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान सी भाषा में, अपनी अकाउंटेंट वाली भाषा में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जीएसटी, इनकम टैक्स दोनों को कवर करेंगे। पहले बात करते हैं कि जीएसटी के कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं बजट के अंदर। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट है, जो की हाईलाइट्स है, सबसे पहली वो ये है कि एक्सपोर्टर ने अगर गलत तरीके से रिफंड को क्लेम किया है तो उसको उस रिफंड का 500% तक पेनल्टी पे करना पड़ सकती है अगर उसने गलत तरीके से आईटीसी क्लेम की और उस आईटीसी के ब्याज पे जो है उसने रिफंड को क्लेम कर लिया। तो एक्सपोर्टर के लिए सबसे पहली बड़ी खबर है कि उसको 500% तक जो है उसने रिफंड जो क्लेम किया उसकी पेनल्टी उसको पे करने पड़ सकती है। Point number 2, input tax credit can be availed when supplier furnish the detail of invoice in GSTR 1। अब केवल और केवल आप आईटीसी को तभी क्लेम कर सकते हो जबकि आपका सप्लायर GSTR 1 तो फाइल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो GSTR 1 जो फाइल करेगा वो आपके 2A या 2B में कम्युनिकेट होनी चाहिए। केवल उसके कहने से आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो, वो आपके GSTR 2A या 2B में जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक आप उसको क्लेम नहीं करोगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूनियन बजट जो 2021 है वो लागू कब से होता है, तो ये जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लागू होगा, आज से लागू नहीं होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड व्हेन सप्लायर फर्निश द डिटेल ऑफ इनवॉइस इन GSTR 1 एंड सच डिटेल कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट एज शोन इन GSTR 2A और 2B। GSTR 1 फाइल की होनी चाहिए और वो आपके 2A या 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तभी आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं कि जीएसटी ऑडिट शैल बी ओमिटेड। अब जो है जीएसटी की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। अब ऑडिट जो 9C वाला क्लॉज था वो हटा दिया गया है, जीएसटी की ऑडिट कराने की अब आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो जीएसटी एनुअल रिटर्न, अब ऑडिट तो हटा दिया गया है पर अब क्या होगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा अपनी जीएसटी रिटर्न या ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सीए के द्वारा जो पहले की ऑडिट कराई जाती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है, केवल और केवल जीएसटी की यहाँ बात करिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स की ऑडिट नहीं करानी, आपको जीएसटी का जो जीएसटी 9C था, जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि सीए के द्वारा ऑडिट करके लगाया जाता था, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आप सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन लगा सकते हो। दैट मीन्स कि अपनी स्टाम्पिंग करके, अपना सिग्नेचर करके आप उसको भर सकते हो। नेक्स्ट जीएसटी का जो अमेंडमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। अगर आपने कोई भी जीएसटी का पेमेंट लेट किया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगी वो केवल और केवल उसी पार्ट के ऊपर लगेगी जो कि आपको कैश में पेमेंट करना था। अगर आपको अपने क्रेडिट लेजर से जो पेमेंट आपने किया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगी। इंटरेस्ट अगर आपने किसी जीएसटी के किसी पेमेंट का जो आपको टैक्स पे करना था लायबिलिटी का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इंपोज होगी वो केवल और केवल उसी पार्ट के ऊपर होगी जो कि कैश वाला पार्ट था। नेक्स्ट अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिकवरी ऑफ जीएसटी व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग GSTR 1 नॉट GSTR 3B। अब जीएसटी की रिकवरी कैसे होगी, अगर GSTR 1 तो फाइल कर दिया है सामने वाली पार्टी ने पर 3B फाइल नहीं किया और वो डिफॉल्टर हो गया है, तो इस केस में उसके माल को बेच के या उसके माल को पकड़ के उसकी रिकवरी की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, रिकवरी फ्रॉम एनी पर्सन हु ओज मनी टू डिफॉल्टर, जिसने कि डिफॉल्टर के द्वारा मनी को ली होगी। अगर किसी व्यक्ति ने जो डिफॉल्टर हो गया, जिसने अपनी 3B फाइल नहीं की और वो डिफॉल्टर हो गया, उसने किसी को उधारी दी थी, तो उसके द्वारा भी पैसे को रिकवर करके उसकी रिकवरी की जा सकती है जीएसटी के पार्ट की। और तीसरा, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर। डिफॉल्टर से संबंधित कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मकान वगैरह जो है वो उसका बेच के उसकी रिकवरी की जा सकती है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रिकवरी को लेके ऑफ जीएसटी। अगर कोई भी 3B को फाइल नहीं करता और टैक्स की चोरी कर लेता है वहाँ पे और डिफॉल्टर हो जाता है, तो उस केस में उसके माल को पकड़ के या बेच के या उसके द्वारा किसी व्यक्ति ने पैसे उधार लिए हो उससे, तो उससे जो उधारी जो डिफॉल्टर को पे करता वो गवर्नमेंट खुद उससे ले लेगी। या तीसरा पॉइंट, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर, ये सारी चीजें डिफॉल्टर से बिलोंग करनी चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो है सीज और डिटेन गुड्स शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ फॉलोइंग पेनल्टी। अगर आपका माल पकड़ लिया गया या सीज कर दिया गया तो फॉलोइंग पेनल्टी को पे करने के बाद छोड़ा जा सकता है।
कौन सी पेनल्टी है वो? अगर मालिक सामने आ जाता है, माल आपका पकड़ा गया और मालिक सामने आ जाता है, तो जो भी टैक्स का पार्ट था उस बिल के अंदर, जो भी टैक्स का पार्ट था उस टैक्स का 200% तक वो पे कर दे और वो अपने माल को छुड़ा के ले जाए। पॉइंट नंबर 2, अगर मालिक आपके सामने नहीं आता है, जिसका कि वो माल है और उसका ऑनर सामने नहीं आता है, तो पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। उसका जो गुड्स की जो कीमत है उसके 50% तक की जो वैल्यू है वो पेनल्टी के रूप में रिकवर की जाएगी, चाहे वो बेच के रिकवरी की जाए। इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट भी है, वेयर पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी विद इन 15 डेज। अगर मालिक आ गया और वो 15 दिन के अंदर उस पेनल्टी को पे नहीं कर पाया, तो गुड्स शैल बी सोल्ड और डिस्पोज्ड और कन्वेंस ट्रक एक्सेट्रा शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। अगर मालिक नहीं आता 15 दिन के अंदर और पेनल्टी को पे नहीं करता, तो गुड्स शैल बी सोल्ड और डिस्पोज्ड, या तो माल को बेच दिया जाएगा या उसको डिस्ट्रॉय या जो भी करना होगा ओवरऑल उस माल को बेच के जो है उसकी रिकवरी की जाएगी, और कन्वेंस जो कि ट्रक वगैरह है उसको छोड़ दिया जाएगा विद पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख के या उससे कम होने पर उसकी पेनल्टी को लेके उसको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक्सपोर्टर लायबल टू डिपॉजिट द रिफंड रिसीव्ड अलोंग विद द इंटरेस्ट। अगर एक्सपोर्टर ने रिफंड को क्लेम कर लिया है और जो उस जिस बिल के बिहाफ पे उसने क्लेम किया है उस बिल का अगर पेमेंट नहीं आया, एज पर द एक्ट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से जो उसने माल को बेचा था और उस माल को बेचने के ऊपर उसने विद पेमेंट ऑफ IGST करके या जो भी करके उसने उस अमाउंट को रिफंड क्लेम कर लिया है, और उसका जो पैसा आना था, जो बेचा, जो उसने गुड्स बेचा, उसका अगर पैसा नहीं आया, नॉन रिसीप ऑफ सेल है, तो फेमा एक्ट के अनुसार जो एक टाइम लिमिट होती है, फेमा एक्ट के अनुसार अगर उस टाइम लिमिट के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो वो उसको रिफंड वापस करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद इंटरेस्ट। अगर एक्सपोर्टर ने रिफंड क्लेम कर लिया और जो माल बेचा था उसका माल का पैसा नहीं आया, कब तक नहीं आया? जो टाइम लिमिट है फेमा एक्ट के अनुसार, तो जो है उसको रिफंड का पैसा विद इंटरेस्ट जो है वो वापस करना पड़ेगा। तो ये जीएसटी के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे। कोई सेक्शन मैंने आपको इसमें बताया जो इंपॉर्टेंट अकाउंटेंट के लिए पता होना चाहिए उसको, जो कि कल को उसके इंटरव्यू में काम भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जीएसटी से रिलेटेड, जो कि केवल की हाइलाइट्स के बारे में बात करा है मैंने, ब्रीफली आपको यहाँ पर बताया। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला अमेंडमेंट है वो है विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, वो 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है बुजुर्गों के लिए 75 साल या उससे अब वालों को अब इनकम टैक्स रिटर्न पे करने की जरूरत नहीं है, बाकी उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ना बात की गई है, टैक्स अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है तो उसको पे करना पड़ेगा। सिटीजन ऑफ एज 75 ईयर्स एंड अबव हु हैव ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, हु हैव ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम नीड नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो है हु हैव ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, उनको जो है रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या एक और बड़ा यहाँ पर रिलैक्स दिया गया, वो है क्या है कि जो पहले इनकम टैक्स के केस को 6 साल तक खुलाया सकता था, अब उसकी सीमा कम करते हुए 3 साल कर दी गई है। और ओनली वेयर एविडेंस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ इनकम ऑफ ₹50 लाख और मोर, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा या उससे 50 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा की अगर कोई भी घपला पाया जाता है तो उसको 10 साल तक ओपन किया जाता है। ओनली विद अप्रूवल ऑफ PRCCIT के बिहाफ पे ही आप जो है उसको ओपन कर सकते हो केस को, अदरवाइज आपका केस जो है वो 6 साल की सीमा घटा के अब 3 साल कर दिया गया है। 50 लाख से ज्यादा की चोरी है, 50 लाख तक की चोरी है तो 10 साल तक भी आपका केस जो है वो रीओपन किया जा सकता है। टैक्स ऑडिट लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 5 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स ऑडिट लिमिट जो है वो 10 करोड़ कर दी गई है। वो भी किन के लिए? दोज हैविंग लेस देन 5% कैश ट्रांजैक्शन, उनका जो कैश का ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5% से कम होना चाहिए उनके टर्नओवर का। ठीक है। Reducing litigation for small taxpayer, constitution of faceless dispute resolution panel for people with total income up to ₹50 lakh and dispute income of ₹10 lakh। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक का है तो अब आपका जो लिटिगेशन नहीं होगा, अब आपको जो है फेसलेस जो है आपके डिस्प्यूट्स खत्म किए जाएंगे। और अगर आपकी टैक्स की चोरी जो है डिस्प्यूट्स इनकम से रिलेटेड कोई भी 10 लाख रुपए तक का है तो आपका जो है फेसलेस जो है वो सारे केसेस होंगे, आपको जो है फेसलेस केस अब कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बिकम फेसलेस, अब ओवरऑल जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड जो केस होने वाले हैं वो आपके ओनली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विल बी डन, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे होंगे, फेसलेस मोड के ऊपर होंगे।
प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, डिटेल ऑफ कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम विल बी प्री फिल्ड इन दी रिटर्न। अब जब इनकम टैक्स की रिटर्न आप भरोगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट की इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली पहले से प्री फिल्ड होके आया करेगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये ईपीएफ के लिए है। ये जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया है तो वो उसको डिडक्शन के रूप में अपने P&L में क्लेम नहीं कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पैसे को पे नहीं किया है, कंट्रीब्यूशन नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, वो डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन सेक्शन 80EEA, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हो तो उसके अंदर आपको एक डिडक्शन मिलता है हाउसिंग के ऊपर, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है 80C के अलावा आपको 80EEA के अंदर मिलता है। वो अब आगे भी कंटिन्यू रहेगा, कब तक? 31 मार्च 2022 तक, मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी ये कंटिन्यू रहेगा। सो गाइज, ये सारी अपडेट्स थी इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये अपडेट्स अकाउंटेंट की निगाह से, केवल और केवल अकाउंटेंट की निगाह से आपको अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके बाद आपने टैली वुमेन इंस्टीट्यूट को सर्च करना है और आपने वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना है। इसका पूरा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या अदर रिलेटेड अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।